नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार सरकारी परीक्षा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े एग्जाम रेलवे ग्रुप डी की दुनिया का सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट ड्राइव जो होता है उसके बारे में, उस एग्जाम को चर्चा कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे वैकेंसीज हैं, काफ़ी सारे विद्यार्थी भी हैं, तो कंपटीशन तो हाई है। तो उसकी तैयारी कैसे करनी है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ करनी है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को समझना है, उनसे आने वाला और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनको समझना है, उनको पढ़ लेना है। तो यहाँ पर बात करें बेसिकली साइंस की, और साइंस की अगर बात करें तो साइंस में एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी तक की बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से लगभग बराबर क्वेश्चन आ रहे हैं। फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी। केमिस्ट्री की बात करें तो पीरियोडिक टेबल, केमिकल रिएक्शंस और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी एक दो सवाल आते हैं। बायोलॉजी की बात करें तो रिप्रोडक्शन, फीमेल मेल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं, फ्लावर्स, प्लांट्स के बारे में सवाल लगातार बन रहे हैं। और इसके अलावा जाइलम फोलम के बारे में सवाल लगातार बन रहे हैं। तो इन चीज़ों को तो छोड़ना ही नहीं है, इन चीज़ों को सबसे पहले आप पढ़ लो। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं लास्ट में बताता हूँ कि इन चीज़ों को आपको छोड़ना नहीं, इनको पढ़ लेना है। तो वीडियो को आप देखना है लास्ट तक। और जो 9 सितंबर की जो क्वेश्चंस आए थे उनकी एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात सबसे पहले वो ये है कि जो फेज 4 है ना, उसकी जो है वो आ चुकी है डेट। क्या आ चुकी है? फेज 4 की जो है वो डेट आ चुकी है ग्रुप डी की। और इसकी बात करें तो आप अपना एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम सिटी देख सकते हैं। 19 सितंबर से और 25 सितंबर तक ये फेज 4 आपका चलने वाला है। तो आप जल्दी से जाके देख लें अपना एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम सिटी कब है, अकॉर्डिंगली आप प्लान बना लें प्रॉपर कि कब कैसे वहाँ तक पहुँचना है। तो ये सब प्लानिंग हो जाएगी तो आपके मन में ये चिंता अभी खत्म हो जाएगी और उसको आप जो है पढ़ाई पर ध्यान दे पाओगे प्रॉपरली। तो हम बहुत मेहनत कर रहे हैं ग्रुप डी के लिए और आप सब बच्चे बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से अगर एग्ज़ाम में प्रभाव पड़ता है कि आपका एग्ज़ाम सेंटर, एग्ज़ाम सिटी में कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो इन चीज़ों के कारण आप एग्ज़ाम गड़बड़ाना नहीं चाहिए। और इन चीज़ों को सबसे पहले आपको सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। एग्ज़ाम जो सेंटर देने जा रहे हो तो क्या क्या चीज़ें हमें लगेगी, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है और क्या क्या चीज़ें ले जानी है, नहीं ले जानी, वो जब आप अच्छे से देख लें, एडमिट कार्ड को अच्छे से पढ़ लें। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से आपसे 4 दिन पहले आ जाता है। ठीक है दोस्तों। तो बात कर रहे थे यहाँ पे तो क्वेश्चंस क्या क्या आए हुए थे। तो एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही पूछा गया था कल के शिफ्ट में, मेरा मतलब है 9 सितंबर के शिफ्ट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या दिया हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, अपवर्तनांक दिया हुआ है √3। ठीक है, तो अपवर्तनांक कितना, √3 अपवर्तनांक। और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री हमको निकालना है। परावर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हमको निकालना है। तो सिचुएशन क्या है, सिचुएशन कुछ इस तरह का है। एक रे ऑफ लाइट माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही है, प्रकाश की एक किरण। ठीक है, ये नॉर्मल से बना रही है 60 डिग्री का एंगल। तो ये रिफ्रैक्टिव रे नॉर्मल से कितना का एंगल बनाएगी, ये प्रश्न इसमें पूछा गया है। और दिया हुआ क्या कि ये है कितना, √3 इसका अपवर्तनांक। तो हमको पता है स्नेल साहब का लॉ क्या होता है, और ये भी सवाल आया हुआ है साइन बाय साइन आउट किसका लॉ होता है, तो ये होता है स्नेल का लॉ। तो यहाँ पे 2 सवाल कवर हो गए। तो यहाँ पे देखो साइन बाय साइन आउट कितना निकालना है, हमें दिया हुआ है √3। एक बार ध्यान रखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी माध्यम कर दिया हो तो हमेशा वो 1 से अधिक होगा। ठीक है, तो जैसे कि आई कितना हो, 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री बटा साइन आर कितना हो जाएगा, √3। साइन 60 की वैल्यू आपको पता होगी, पता होनी चाहिए, कितना होता है, √3/2। ठीक है, तो गणित का बहुत सारा काम यहाँ पे आपको आ जा रहा है। गणित पढ़ लीजिए, फिजिक्स के भी अच्छे खासे सवाल बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो √3 कट जाएगा, साइन आर कितना बचेगा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1/आधा। अब 1/आधा आ रहा है तो एंगल कितना होना चाहिए भाई, साइन है 1/आधा आ रहा तो एंगल कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो कितना उत्तर हो जाएगा इसका, 30 डिग्री उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं बता रहा था कि फेज 4 जो है 17 तारीख से 25 तारीख तक जो है वो स्टार्ट होने वाला है। और फेज 4 की जो तैयारी है आपको करनी है अच्छे से तैयारी करने के लिए। जो साइंस का विषय है उसके लिए हम साइंस के टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस और जो कॉन्सेप्ट्स हैं इंपॉर्टेंट वो आपके लिए लेके आएंगे इस वीडियो में। तो सरकारी परीक्षा के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एग्जाम के रिलेटेड होगी वो भी आपको तुरंत वहाँ पे प्राप्त हो जाएगी, चाहे कोई सा भी सरकारी एग्जाम दे रहे हो। ठीक है,
तो एक कॉमन सा सवाल कई बार से पूछा जा रहा है कि इमेज की या ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन है, पोजीशन है, वो दे दी जाती है, दर्पण रहता है अवतल या उत्तल, और हमें पता करना होता है कि कौन सा ये है जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो क्या होगी, इमेज की पोजीशन क्या होगी। इस तरह से सवाल बन रहा है। तो क्या सवाल है यहाँ पे कि कनकेव मिरर दिया हुआ, यानी कि अवतल दर्पण दिया हुआ है। ठीक है, अब अवतल दर्पण दिया हुआ है। अब इसमें पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। फोकस और पोल जो इसका मिड पॉइंट होता है, मिरर का जो बीच का पॉइंट होता है उसी को पोल कहते हैं। तो फोकस और पोल यानी कि ध्रुव के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में जो है हमारा क्या है, वस्तु है। अब पूछ रहा है कि इमेज का किस तरह से बनेगा, ऐसे इमेज किस तरह का बनता है। तो एक प्रकाश की किरण देखो, जैसे कि मान लो यहाँ से सी से आ रही है, वो क्या हो जाएगी, इसी पे मिल जाएगी। एक प्रकाश की किरण देखो ऐसी आ रही है और इस तरह से चली जाएगी। अब इसको पीछे ले जाएंगे तो देखो कहाँ इमेज बन रहा है, इमेज बन रहा है कहाँ पे, मिरर के पीछे। किस तरह की इमेज बन रहा है, प्रकाश सही में तो मिल नहीं रहा है, लग रहा है कि यहाँ से आ रहा है, यानी कि प्रकाश सही में नहीं मिल रहा है, लग रहा है कि कहीं से आ रहा है। तो क्या हो, आभासी प्रकाश है, रियल नहीं है, वास्तविक नहीं है। तो इमेज कैसा बनेगा, इमेज भी वास्तविक नहीं बनेगा, इमेज बनेगा कैसा, आभासी बनेगा। और क्या बनेगा, ये मिरर के पीछे बनेगा। क्या क्या बन रहा है, आभासी बन रहा है और मिरर के पीछे बन रहा है। यही सही उत्तर होगा इसका, पीछे। आगे बढ़ जाते हैं। तो ऑप्टिक्स से अब तक 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं वो हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। किसी किसी में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे, किसी किसी में 2-3, 2 तो मिनिमम है और उससे अधिक भी पूछे जा रहे हैं। किसी किसी में बच्चों ने बताया 4 से 5 क्वेश्चन थे वो ऑप्टिक्स से आ रहे थे। ठीक है, तो एक प्रश्न पूछा गया था कि जो किस जीव का जो अंडा होता है, ठीक है, सेक्स ऑफ द एग डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ। तो कौन सा ऐसा जंतु का समूह होता है जिसके जो बच्चे का जो लिंग है वो पता चलता है कि टेम्परेचर से, टेम्परेचर के हिसाब से जो उसका लिंग होता है वो परिवर्तन हो जाता है। तो वो कौन सा होता है, वो सरीसृप ग्रुप होता है, रेप्टाइल्स होता है। क्या होता है, सरीसृप ग्रुप होता है। तो इसका सही उत्तर होगा। तो रिप्रोडक्शन, एनिमल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फीमेल रिप्रोडक्शन काफी सवाल बन रहा है। फीमेल रिप्रोडक्शन से भी सवाल आ रहे हैं, आईवीएफ से सवाल आ रहे हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से सवाल आ रहे हैं, पीरियड्स जो होते हैं उनसे सवाल आ रहे हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट रिप्रोडक्शन का हो चाहे एनिमल रिप्रोडक्शन का हो, दोनों तरह के प्रजनन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आरबी ग्रुप डी के साइंस के लिए। 1-2 सवाल हर शिफ्ट में बन रहे हैं, तो इस टॉपिक पर भी विशेष रूप से चर्चा जरूर की जाएगी। ठीक है, एक सवाल पूछा गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कि इथेनॉल को गर्म करते हैं 473 केल्विन पे H2SO4 में, तो क्या बनता है। तो देखो ये सवाल है, कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 है, 443 केल्विन है, तो क्या है, इथेनॉल है। इसको इस सिचुएशन में रखा जाए तो क्या बन जाता है, तो बन जाता है हमारा इथीन जी, इथीन यानी कि डबल बॉन्ड ऑफ कार्बन। तो इथीन यानी कि ENE ग्रुप है, ENE ग्रुप से का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, पूछा जा सकता है, CnH2n होता है। इसकी भी चर्चा कई बार कर चुके हैं। तो इथेनॉल के जो और भी रिएक्शन होते हैं वो पूछे जा सकते हैं। जैसे इथेनॉल का रिएक्शन पूछा जा सकता है सोडियम के साथ क्या होगा, तो बनता है क्या, सोडियम इथॉक्साइड बनता है। इथेनॉल का रिएक्शन अगर एसिडिक के साथ हो जाए तो एस्टरीफिकेशन रिएक्शन बन सकता है। इन सब चीज़ों की चर्चा हम पिछले के वीडियो में कर चुके हैं। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप ज़रूर एक बार जाकर उन वीडियोस को देखें, जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं और उनके से जुड़े हुए कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी बनाए गए हैं। उन चीज़ों को आप ज़रूर जाके रेगुलरली तो देखा करिए, और अगर आपने मिस किया तो पिछले वीडियोज़ को आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट जो है पूरी सब कुछ आपकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ओके, एक सवाल पूछा गया आपसे कि मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है एक पीरियोडिक टेबल में वो किस तरह से बढ़ता है या घटता है। ठीक है, तो मेटेलिक कैरेक्टर यानी कि धातु का जो कैरेक्टर होता है वो एक आवर्त सारणी में किस तरह से बढ़ता या घटता है। तो नीचे जाने पे क्या होता है, ये बढ़ता है, और दाएं जाने पे क्या होता है, ये लेफ्ट से राइट जाने पे ये घटता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पोटासियम है, सोडियम है, तो पोटासियम क्या होता है, ज़्यादा मेटेलिक होता है सोडियम के मुकाबले। और इधर से आने पर अगर आपको कैल्शियम वगैरह मिलता है तो कैल्शियम क्या होता है, लेस होता है, क्या, लेस नंबर ऑफ उसका ये होता है, मतलब लेस मेटेलिक कैरेक्टर होता है पोटासियम और सोडियम के मुकाबले। तो ऐसे जाने पे क्या हो रहा है, लेफ्ट राइट जाने पे घट रहा है, राइट टू लेफ्ट आने पे बढ़ रहा है। ठीक है, तो सवाल और क्या क्या बन सकता है कि कौन कौन से प्रॉपर्टी है जो इंक्रीजिंग नीचे जाने पे घटते हैं। तो आपको ऑप्शन इस तरह से दे सकता है कि मेटेलिक प्रॉपर्टी हो सकता है,
या अधातु नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी हो सकता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हो सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो सकता है। ये सब चीज़ें क्या होती है, आगे बढ़ने से कैसे बढ़ती हैं, कैसे घटती हैं, ये सब पीरियोडिक टेबल की जो एक स्पेशल क्लास मैं लूँगा उसमें आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो आप सब्सक्राइब करें और रेगुलरली फॉलो करते रहें वीडियोज़ को, ठीक है। 2 रेसिस्टर्स आर इन सीरीज, तो हमें निकालना है कि पावर कितना होगा। क्या दिया हुआ है, तो 2 रेसिस्टर्स, एक 10 ओम का है, एक 20 ओम का है, ठीक है। ये दिया हुआ है 6 वोल्ट से। क्या निकालेंगे सबसे पहले, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कुल प्रतिरोध कितना है, सीरीज में है, श्रेणी में, सीधा सीधे जोड़ दिया, 30 आ गया। रेजिस्टेंस कुल हो गया कितना, 30 ओम। पावर कितना होता है, V² बटा R, यानी कि 6 गुना 6 बटा 30। तो ये हो जाएगा कितना इसका पावर, 6 को और 30 से काट तो कितना बनता है 5, तो पावर कितना हो जाएगा 6 बटा 5, ठीक है। तो इस तरह से हम पावर निकालते हैं यहाँ पे, और इसको थोड़ा सॉल्व करें तो 1.2 हो सकता है। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में भी ऑप्शन हो सकता है दे दे, डेसिमल के फॉर्म में भी दे दे, तो पूरा आपको सॉल्व करना पड़ जाए। इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्मूला याद करना। तीनों फॉर्मूले कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, V²/R, I² या V/I, और तीनों आपस में किस तरह से जुड़े हुए थे उसकी चर्चा भी कर चुके हैं। आपको कुछ नहीं करना है इस V/I में, I को क्या करना है, I को V ओम्स लॉ का V/R से कर देना है कन्वर्ट, आपको बाकी सारे फॉर्मूले इसी तरह से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको एनर्जी निकालने पूछ दिया जाए तो कैसे निकालेंगे, टाइम दिया होगा तब सीधा सीधे क्या कर देंगे, टाइम से तीनों को गुना कर देंगे तो एनर्जी का फॉर्मूला निकल जाता है, कितना हीट एनर्जी जनरेट हुआ। ऐसा भी सवाल बनता है या बन भी सकता है, ओके। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन पे सवाल बना हुआ है। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन पे सवाल कहाँ से बन रहा है, एनसीईआरटी किताबों में जितने इक्वेशंस दिए हुए हैं उनको आप पढ़ लीजिए। आपको वहाँ से सवाल सीधे सीधे लड़ भी सकते हैं, लड़ गए तो बहुत ही अच्छा है, आपको इसमें समय उतना गंवाना नहीं पड़ेगा। बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है कि जितने मान लो कि ABCD जो है 3-4 जो है वो इसमें एलिमेंट इन्वॉल्व है, इतना एलिमेंट इसमें लगा हुआ है, तो जितना एलिमेंट A का लेफ्ट साइड में होना चाहिए उतना ही राइट हैंड में होना चाहिए। तो दोनों को किस तरह से मिलाते हैं उसी प्रक्रिया का नाम होता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ऐसा क्यों होता है, सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि बैलेंसिंग इक्वेशन क्यों करते हैं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के तहत करते हैं। किसके तहत करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के तहत करते हैं, ठीक है, ऑफ मास। आगे बढ़ते हैं। बाइल जूस का फंक्शन क्या होता है, बाइल जूस कहाँ से निकलता है, एक तो सवाल ये भी बन सकता है। तो बाइल जूस निकलता है लिवर से, और इसका काम क्या होता है, जो फैट जो हमारे बॉडी में जो फैट बनता है ना बहुत ही मोटा कंपाउंड होता है। अब इसको पचाना है, हमको पचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने का काम करता है कौन, यही बाइल जूस करता है। जो क्या करता है, बाइल जूस फैट्स को फैटी एसिड्स में तोड़ने का काम करता है ताकि पचाने में आसानी हो, ओके। अब एक सवाल पूछा गया, तो फ्लावर्स में से कौन सा जो यूनिसेक्सुअल है, जो समलैंगिक है। तो फ्लावर में समलैंगिक होने का क्या मतलब होता है, फ्लावर समलैंगिक होने का मतलब होता है कि जो एक ही पौधे में जो है उसका जो मेल पार्ट होता है, एंथर और स्टिग्मा, और जो एंथर और फिलामेंट, और जो फीमेल पार्ट होता है स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी वाला, वो सब क्या होगा, वो सब एक ही जगह पे होगा, एक ही फ्लावर में होगा। यानी स्टैमेन और पिस्टल जो होगा वो एक ही फ्लावर में होगा, ठीक है। ऐसा होता है किसमें, सॉरी, ऐसा होता है बाइसेक्सुअल में, माफ कीजिएगा। ये जो फीचर मैंने बताया वो होता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल में क्या होता है कि, यहाँ बताता हूँ, बाइसेक्सुअल में क्या होता है कि जो मेल और फीमेल पार्ट है एक ही फ्लावर में होता है, ठीक है। एक ही फूल में मेल पार्ट भी आपको मिल जाएगा, पुरुष का भाग भी मिल जाएगा, और मादा का भाग भी एक ही फ्लावर में मिल जाएगा, ठीक है। फ्लावर में क्या होता है कि जो मेल पार्ट से जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो फीमेल पार्ट पर गिरते हैं और नीचे में जाके वो सीड बनाते हैं। तो ये दोनों चीज़ जो बाइसेक्सुअल में होगा वो एक ही फ्लावर में होता है। इसके एग्जांपल क्या क्या है, रोज, सनफ्लावर, हिबिस्कस, लिली एंड मस्टर्ड, ये सब इसके एग्जांपल है। यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं, कौन सा यूनिसेक्सुअल कौन सा बाइसेक्सुअल है, या आपसे एग्जांपल अब यूनिसेक्सुअल को पूछा है तो बाइसेक्सुअल का भी पूछा जा सकता है। तो अब ये तो हो गया बाइसेक्सुअल की बात। यूनिसेक्सुअल में क्या होता है कि एक जो फ्लावर होगा उसमें सिर्फ क्या होगा, मेल पार्ट होगा, और दूसरे में क्या होगा, फीमेल पार्ट होगा। तो ऐसा क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। यानी एक में बस मेल पार्ट होगा और एक में बस फीमेल पार्ट होगा, दो तरह के इसमें फ्लावर होते हैं। इसके एग्जांपल क्या क्या हो गए, बिटर ग्राउंड, पपाया, पंपकिन एंड कुकुम्बर। तो ये सब क्या हो गया, ये सब यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गया। यानी कि जो पुरुष का भाग होगा वो अलग अलग फूल में होगा, जो महिला का भाग होगा वो अलग फूल में होगा,
ठीक है, और फिर वहाँ पे पॉलिनेशन होगा। अब पॉलिनेशन दो तरह का होता है, क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि एक ही फूल में, सॉरी, दो फूल अलग अलग फूल में जो इसका जो मेल पार्ट है वो दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट में जाएगा। ये बाइसेक्सुअल में भी हो सकता है, ये यूनिसेक्सुअल में भी हो सकता है। और अगर हम बात करें क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, तो क्रॉस पॉलिनेशन वो होता है कि दो तरह का पॉलिनेशन होता है, यूनिसेक्सुअल, दो तरह का पॉलिनेशन होता है, माफ करिएगा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे। तो दो तरह का पॉलिनेशन होता है, एक क्या होता है दोस्तों, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। दोनों का मतलब साफ है। सेल्फ मतलब क्या होगा कि एक ही फ्लावर में, एक ही फूल में जो होता है वो रिप्रोडक्शन हो जाता है, यहीं का जो पराग है, पॉलन ग्रेन्स है, वो इसी के पौधे के ओवरी में चला गया, इसी पौधे के अंडाशय में चला गया। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि एक पौधे का जो पॉलन ग्रेन्स है वो किसी कीड़े मकोड़े के द्वारा या किसी अन्य माध्यम से क्या हो गया, वो दूसरे जो फ्लावर है उसके स्टिग्मा में जाके लग गया, उसके ओवरी में जाके चला गया। ठीक है, तो दो तरह के जो होते हैं वो पॉलिनेशन भी होते हैं, दो तरह के प्रोडक्शन, दो तरह के फ्लावर भी होते हैं, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, और इन सब पे सवाल बन सकते हैं। P=VI पे सवाल कॉमन है, कंडक्टर इंसुलेटर्स पे भी सवाल कॉमन ही है। और आगे हम बात करें तो नंबर ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स पे एक सवाल पूछा गया था कि कौन से पीरियड और कितने ग्रुप होते हैं। तो आपको पता ही है कि जो पीरियड होते हैं वो होते हैं 7, ग्रुप होते हैं कितने, 18, G18 P7। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात कर लें तो केमिकल कंपाउंड्स, केमिकल रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। सेल एंड टिश्यूज में जाइलम फोलम चल नहीं रहा है। इवोल्यूशन की बात करें तो इवोल्यूशन क्वेश्चन अब थोड़े से कम आ रहे हैं, बट आ रहे हैं, तब भी आ सकते हैं आगे भी। प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स से भी सवाल बन रहे हैं, प्लांट के सेल के अलावा प्लांट के रिप्रोडक्शन से सवाल बन रहे हैं, हार्मोन से सवाल एक आध बार आ चुका है। ऑप्टिक्स की बात करें तो ऑप्टिक्स से मिनिमम 2 से 3 सवाल आ रहे हैं, इस टॉपिक से भी 2 से 3 सवाल आ रहे हैं। रेसिस्टर्स मिनिमम की बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी आ रहा है, किसी किसी में 3, 4, 5 भी आ रहा है। प्रोडक्टिव से भी 2 सवाल आ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक रिएक्शन से 1 सवाल तो आ ही रहा है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन से भी सवाल अब नहीं आ रहे हैं उतने, अब सुनने को उतना नहीं मिल रहा है, बट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, हो सकता है फेज 4 में पूछा जाए। केमिकल रिएक्शंस से सवाल, एनसीईआरटी बैलेंसिंग बेस्ड सवाल पूछा, हमने भी डिस्कस भी किया। हमारे बॉडी सिस्टम से डायग्राम बेस्ड सवाल आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डायग्राम बेस्ड सवाल आ रहे हैं, डायग्राम की लेबलिंग से संबंधित सवाल कई सारे इसमें पूछे जा रहे हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके अलावा प्लांट रिप्रोडक्शन, एनिमल रिप्रोडक्शन, दोनों तरह के रिप्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 2018 से देखा जाए तो ये एक फेवरेट टॉपिक रहा है, रिप्रोडक्शन, प्लांट रिप्रोडक्शन और प्रोडिक्टेबल, ये दो जो है 2018 से ही चला आ रहा है। ठीक है, तो ये इसी के साथ समाप्त करते हैं इस वीडियो को। जो भी इंपॉर्टेंट अभी अपडेट्स होंगे आरआरबी ग्रुप डी के, वो सब आपको तुरंत प्राप्त हो जाएंगे। तो बने रहे सरकारी परीक्षा के साथ। हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फेज 4 में जो विद्यार्थी जा रहे हैं उनको सबको और ज़्यादा शुभकामनाएं, क्योंकि उनके पास काफ़ी समय है और काफ़ी कुछ उनको अभी इनपुट मिल चुका, क्या क्या सवाल आ रहे हैं, तो उनकी गड़बड़ी के चांसेस जो होते हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। तो वो बहुत ही मेहनत से जो है, बहुत ही सजग होकर, बहुत ही स्मार्ट वे में जो है अपनी पढ़ाई को कैरी ऑन करें और रेलवे की नौकरी को तो पाना ही है। तो समाप्त करते हैं इसी के साथ। आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।